मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, हम आज पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ये टॉपिक है वो हमारे सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम जो भोजन के मुख्य घटक या अवयव हैं उनके बारे में बात करेंगे। भोजन के मुख्य घटक या अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन, ये सब जो है भोजन के मुख्य घटक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें अनाजों से प्राप्त होता है। वसा जो है वो हमें तेल, घी इनसे प्राप्त होती है। प्रोटीन हमें मुख्य रूप से शाकाहारी को दालों से प्राप्त होता है, जबकि मांसाहारी लोगों को अंडों से भी प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। विटामिन, खनिज लवण इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो हमें मुख्य रूप से जो हम फल सब्जियां खाते हैं उनसे हमें इस तरह के पदार्थों की पूर्ति हो जाती है। खनिज लवण कुछ मात्रा में, जैसे हम नारियल पानी पीते हैं या हम जो पानी पीते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से खनिज लवण पाया जाता है। अब इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट, वसा है, इनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, प्रोटीन की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसी कारण इन तत्वों को बृहत मात्रिक पोषक तत्व, बृहत मात्रिक पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। जबकि विटामिन और खनिज लवण की हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इस कारण इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा की। कार्बोहाइड्रेट और वसा का मुख्य रूप से जो कार्य है वो ऊर्जा प्रदान करने का है। कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से एज अ एनर्जी प्रोवाइडर वर्क करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर। जबकि प्रोटीन मुख्य रूप से बॉडी को बिल्डअप करने का कार्य करता है, इसे बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है, शरीर के विकास में सहायक। शरीर के विकास में सहायक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है, तो प्रोटीन आंसर होगा उसका। विटामिन, खनिज लवण और इसके साथ अगर हम जल को भी इंक्लूड कर लेंगे, H2O जल, ये मुख्य रूप से उपापचय नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, वर्क एज अ मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर। अब हम उपापचय नियंत्रक या उपापचय किसे कहा जाता है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह उन सभी के अंदर उपापचय वाली क्रिया होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मैकेनिज्म होना जरूरी है। अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन के मुख्य घटक के बाद हम पाचन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पाचन की। पाचन कहते किसे हैं? पाचन किसे कहा जाता है? जटिल भोज्य पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। पाचन या डाइजेशन।
जटिल भोज्य पदार्थों का अवशोषण करने योग्य सरल पदार्थों में टूटना पाचन या डाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है उनका ब्रेकडाउन सिंपल मटेरियल्स के अंदर हो रहा है, इसीलिए डाइजेशन को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो पाचन एक प्रकार की उपचय अभिक्रिया है। अपचय कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। डाइजेशन एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन है, अपचय अभिक्रिया है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है उनका ब्रेकडाउन सिंपल फूड मटेरियल्स के अंदर हो रहा है इसलिए, और ये ब्रेकडाउन इसीलिए हो रहा है ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पाचन होता कितने प्रकार से है, कितने प्रकार का होता है पाचन। पाचन या डाइजेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पाचन दो प्रकार का होता है। डाइजेशन इज मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज अंतः कोशिकीय पाचन, इसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी कहा जाता है। सेकंड है आपका वही कोशिकीय पाचन, या फिर इसे हम कह सकते हैं इंटर सेल्यूलर डाइजेशन, और इसे क्या कहा जा सकता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अब यहां पर आप देखेंगे अंतःकोशिकीय पाचन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो डाइजेशन होता है वो एक ही प्रकार की कोशिका के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार का डाइजेशन एक ही प्रकार की कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर संपादित होता है। यह कोशिका, या आप ऐसे लिखें, यह पाचन प्रक्रिया कोशिका के अंदर संपादित होती है। अब यहाँ पर आप जानना चाहेंगे कि कोशिका के अंदर संपादित कैसे होती है। तो इस टाइप का डाइजेशन मुख्य रूप से उन जीवों में पाया जाता है जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ओनली उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस वजह से जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर इसके उदाहरण की अगर अपन बात करते हैं
इससे पहले आप यहाँ लिखो, पाचन अंगों का विकास नहीं होने के कारण इस तरह का डाइजेशन होता है। पाचन अंगों का विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस प्रकार के ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें इस प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। इसके उदाहरण मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगी। उदाहरण, प्रोटोजोआ, शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और मुक्त प्लेटी हेलमिंथीस। इन जीवों के अंदर जो डाइजेशन होता है वो अंतःकोशिकीय प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। नाम से ही पता लग रहा है बाह्य कोशिकीय, मतलब इस प्रकार की पाचन प्रक्रिया कोशिका के बाहर संपादित होती है। इस प्रकार की पाचन प्रक्रिया कोशिका के बाहर संपादित होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, पाचन अंगों का विकास हो जाता है। अर्थात इस प्रकार का पाचन उन जीवों के अंदर पाया जाता है जिनमें पाचक अंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बाद लिखेंगे पाचन अंग या पाचन तंत्र का विकास हो जाने के कारण वही कोशिकीय प्रकार का पाचन पाया जाता है। आप यहां तक समझ चुके होंगे। अब हम इसके उदाहरण की बात करते हैं कि इस प्रकार का पाचन किन किन जीवों के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर इसके उदाहरण है प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी हेलमिंथीस से कॉर्डेटा, कशेरुकी तक। प्लेटी हेलमिंथीस से कॉर्डेटा तक के जो जीव होते हैं उनमें बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? प्लेटी हेलमिंथीस में आप देख रहे होंगे दोनों प्रकार का डाइजेशन मिल रहा है, इंट्रासेल्युलर भी और इंटरसेल्युलर भी। ऐसा इसीलिए होता है कि जो प्लेटी हेलमिंथीस है वहां से धीरे धीरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है और क्लास कॉर्डेटा आने तक वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। प्लेटी हेलमिंथीस के बाद आपकी जो क्लासेस हैं एस्केलमेंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, और कोर्डेटा के अंदर 5 क्लासेस आप जानते ही हैं, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमेलिया, उन सब के अंदर ये डाइजेशन पाया जाता है। अब आप यहां पर एक नोट लगाइए।
प्लेटीहेल्मिन्थेस व सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में भी कौन सा? मुख्य रूप से हाइड्रा। हाइड्रा में बहिःकोशिकीय एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रकार का पाचन पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका के बाहर पाचन होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर भी इसी प्रकार का पाचन पाया जाता है। अभी अपन ह्यूमन की बात करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा बताती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे भी हम जो फूड खाते हैं उसको पहले मैकेनिकली और केमिकली उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। मतलब हमारे जो एंजाइम्स है, पाचक एंजाइम्स वगैरह, वो सब उस फूड मटेरियल का अच्छे से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आंतों में जाकर उस भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। मतलब उसका पाचन तो पहले ही हो चुका है, आंतों में उसका मुख्य रूप से थोड़े बहुत भोजन का पाचन हो रहा है, बाकी अवशोषण हो रहा है। इसी वजह से इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर या बहिःकोशिकीय प्रकार का पाचन कहा जाता है। अब हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे कि पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है। तो पाचन तंत्र आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, पाचन तंत्र आहार नाल व सहायक ग्रंथियों, इन्हें एसेसरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, से मिलकर बना होता है। तो अभी हम पहले आहार नाल की बात करेंगे, उसके बाद हम सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, इसका सबसे पहले मैं आपको रो डायग्राम बना के बताती हूँ। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये एक तरह से रो डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं थोड़ा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ये वाला भाग है उसे मुख, यहाँ पर ये माउथ वाला पार्ट है, ये माउथ वाला पार्ट है, तो इसे मुख कहा जाता है। ये आहार नाल की संरचना बनाई है मैंने, ये मुख, माउथ,
ये वाला जो पार्ट है इसे मुख गुहा कहा जाता है, मुख गुहा, बकल कैविटी। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है गर्दन की तरफ, यहाँ पर ये ग्रसनी वाला भाग है। ग्रसनी से नीचे की तरफ ग्रसिका एक ग्रासनाल आती है, ये आपका डायफ्राम। यहाँ पर ये जो आपको 2 लॉब्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका लीवर है, यकृत, आमाशय, स्टमक, आमाशय, ये अग्नाशय ग्रंथि है, पत्तीनुमा, और ये जो नीचे आपको इस तरह का पार्ट दिख रहा है हाईली कोइल्ड, ये आंत्र वाला भाग है। तो एक तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम का रोड डायग्राम है। अब हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मुख से गुदा तक वाला भाग, मुख, माउथ से गुदा, एनस, मुख से गुदा तक वाले भाग को आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। माउथ टू एनस जो आपका पार्ट होता है उसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 9 मीटर होती है, लंबाई, लेंथ इसकी 9 मीटर होती है। अब हम बात करेंगे कि मुख से गुदा तक जो भी बीच में अंग आते हैं उन सब की। आप इसे अपनी कॉपी में वर्टिकल लिखें, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लिख रही हूँ। सबसे पहले हमने जो भी भोजन खाया वो मुख, माउथ, मुख से भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा, मुख गुहा, इसे बकल कैविटी कहा जाता है। मुख से भोजन मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी जो कि वायु और भोजन दोनों के लिए कॉमन पाथवे होती है, ग्रसनी, ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल या इसे भोजन नली भी कह सकते हैं, ग्रासनाल या भोजन नली। ग्रासनाल या भोजन नली ईसोफेगस से भोजन आमाशय में जाता है। स्टमक, यहां से भोजन आमाशय से छोटी आंत, डाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे फूड का, तो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत से भोजन गुदा नाल, गुदा नाल, एनस कैनाल, यहां से जो भोजन है वो एनस के जो भी अपचित भोजन है वो गुदा एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने एक रो डायग्राम बनाया, उसके बाद एक पाथवे की बात करी कि मुख से जो हमने जो भी भोजन खाया वो मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा के अंदर भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है और उसके बाद उसके अंदर अच्छे से लार मिश्रित हो जाती है। लार मिश्रित होने के बाद जो बोलस बन जाता है, निवाला बन जाता है, वो ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनाल भोजन नली में जाता है, वहां से वो आमाशय में जाता है, आमाशय से
छोटी आंत में जाता है, यहाँ पर पाचन प्रारंभ हो जाता है, थोड़ा बहुत स्टार्च वगैरह का डाइजेशन यहाँ पर होता है, मेनली पाचन यहाँ पर और छोटी आंत के अंदर होगा, और छोटी आंत के अंदर अवशोषण प्रक्रिया भी संपन्न होती है। बड़ी आंत के अंदर अवशोषण की प्रक्रिया होती है, और जो भी अपचित भोजन है वो गुदानाल और गुदा के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल पढ़ने के बाद हम अब सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। सहायक ग्रंथियां, इन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा जाता है। सहायक ग्रंथियां या इन्हें पाचन ग्रंथियां बोल दो आप, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहां से आप देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हमने मुख गुहा वाली बात करी थी, मुख गुहा के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उन्हें लार्य ग्रंथियां कहा जाता है। तो पहली पाचक ग्रंथि कौन सी होगी, लार्य ग्रंथि, लार्य ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है जो मुख्य रूप से पाचन का कार्य करती है, उन्हें जठरीय ग्रंथियां, जठरीय ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लीवर, तो ये भी एक तरह की पाचन ग्रंथि है, लीवर यकृत। उसके बाद अग्नाशय, पैनक्रियास। इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करती है, और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो भी पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती है, आंतरिक ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इन सभी के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। उससे पहले हम स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, पाचन के चरण के बारे में बात करेंगे कि पाचन कितने चरणों में कंप्लीट होता है। पाचन के चरण ये मुख्य रूप से 5 चरणों में होता है। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। पहला चरण है उसे अंतःग्रहण कहा जाता है। इंजेशन। अंतःग्रहण के बाद भोजन का पाचन होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद पचित भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण के बाद जो पचित भोजन है उसका स्वांगीकरण होता है, इसे समावेशन भी कह सकते हैं।
बाद जो अपचित भोजन है उसका बही निष्कासन, इजेशन हो जाता है। अंतःकरण, जो भी हमने भोजन खाया उसको सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, जो भी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो सब उस भोजन का पाचन कर देती है। उसके बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण का कार्य मुख्य रूप से जो हमारी आंत होती है वो करती है। उसके बाद समावेशन या स्वांगीकरण, समावेशन या स्वांगीकरण मतलब जो फूड है उसको बॉडी के अंदर स्टोर करना। मुख्य रूप से जो वसा है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, तो उसे स्वांगीकरण या समावेशन कहा जाता है। हमने जो भी भोजन खाया है उसमें वसा को हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, इसे समावेशन या स्वांगीकरण कहा जाता है। उसके बाद जो अपचित भोजन है उसका निष्कासन, बही निष्कासन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पाचन अंगों के बारे में बात करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमको बता सकते हैं, वहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।